अब चैप्टर का नाम था हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रिलेशन था क्या हमारे पास, कोई भी स्टेटमेंट, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी जो दो वेरिएबल्स को जोड़े आपस में, उसे क्या कह रहे थे, रिलेशन। और रिलेशन हमारे पास हमेशा ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का सबसेट था। उसमें एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल क्या है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ा था। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको। वो क्या कहता है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी सच दैट, मतलब रिलेशन इंप्लाइज ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये कभी कभार सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या लिखा उसने, ए कॉमा बी। अब अभी तक क्या हो रहा था, रिलेशन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे था। अब एक ऑर्डर्ड पेयर से, इसको क्या बोलते थे हम, ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर से दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे हमारे पास है। अभी तक क्या होता था, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे होता था रिलेशन। अब एक ऑर्डर्ड पेयर से दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे। अब मान लो मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, या जनरली इसका क्वेश्चन आता है कि प्रूव कर दो कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना होगा, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। ये और ये सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं करूंगा ए कॉमा ए, क्योंकि इस टाइम पे एक एलिमेंट का रोल ये प्ले कर रहा है। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये बताना होगा। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब है एक्सट्रीम का सम और मीन। मीन मतलब बीच वालों का सम, साइड वालों का सम और बीच वालों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। साइड वालों का सम ए और डी, बीच वाले ए और बी। तो यहाँ पे साइड वाले इज ए प्लस बी और बीच वाले भी क्या आ रहे हैं, बी प्लस ए। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट, जिस भी सेट पे हमें दिया होगा वो क्वेश्चन पूरा जो फॉर्मेट में मिलेगा हमें। ठीक है, सेट ए मान लेते हैं उसको, तो लिख देंगे रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और इसका रिवर्स प्रूव करना होगा। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज बराबर टू बी प्लस सी। ए प्लस डी इज बराबर टू बी प्लस सी। अब अगर a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा b। इसका मतलब c प्लस बी, लिख देता हूं एक्सट्रीम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज c प्लस बी इज बराबर टू d प्लस a। इसको इधर लिख लिया, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो c प्लस बी अगर a प्लस डी, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए इस टाइम पे, एक्सट्रीम्स हो गए। तो यहां से लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, क्योंकि इसका मतलब क्या था, c और b का सम, c और b का सम a और d के सम के बराबर हो, a और d के सम के बराबर हो। तो दिस इज रिलेटेड टू दिस ने इंप्लाई कर दिया कि दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो हम क्या कह देंगे इससे कि सिमेट्रिक भी हो गया, वो सिमेट्रिक भी पता चल गया। इसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें लेट a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी एंड c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा f ले लेते हैं, और हमें इससे इंप्लाई कराना होता है कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा f। अगर ये इंप्लाई करा पाए तो हम क्या कह देंगे कि ट्रांजिटिव है, अगर नहीं तो कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम ये कह रहे हैं a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, a प्लस डी इज b प्लस c। ऐसे ही अगर ये कह रहे हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, c प्लस f इक्वल्स टू d प्लस e। एक्सट्रीम्स का सम मीन के सम के बराबर, साइड वालों का सम बीच वाले के सम के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको 1 इसको 2, एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 से क्या बना मेरे पास, a प्लस, अब देखो
A plus D plus C plus F is B plus C plus D plus E। क्या क्या? C कैंसिल हो गया, और कोई टर्म जो कैंसिल हो रही हो? D भी कैंसिल हो गया। क्या है मेरे पास? A plus F equals to B plus E, और चाहिए क्या मुझे? A plus F equals to B plus E, यही चाहिए था। तो this implies A comma B is related to E comma F, which implies relation R is transitive। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसको हम क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, जो आपका फेवरेट है। ये हमने ऐड खुद करा है, ये हमें खुद देखना है कि हमें चाहिए क्या था, दोनों को ऐड करके हमने वो कंडीशन खुद बनाई है, ये हमें बनानी है ये कंडीशंस। ये ऐड क्यों करा है? क्योंकि ये कंडीशन बनानी है ना, हमें इससे क्या इंप्लाई करना था? इससे इंप्लाई करना था कि a प्लस एफ बी प्लस सी के बराबर, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम बराबर ले आए, ये कंडीशन लिखी जो इंप्लाइड थी, ये लिखी, दोनों को ऐड करा, a प्लस एफ बी प्लस सी के बराबर आ गया। यहाँ पहुंच गए और यहाँ आ गए तो कह दिया ट्रांजिटिव है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन है इसकी रिलेशन की, एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू दूसरा ऑर्डर्ड पेयर पे एक ऑपरेशन दे दिया उसने। कल जो हमने क्या करा था, एक एलिमेंट रिलेटेड टू, हर्षमान बेटा इस चीज को समझो, हमें ये कंडीशन बनानी है। अब आप डाउट पूछ रहे हो को इनको मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, वो आपकी मर्जी है। हमें ये कंडीशन बनानी है और ये कंडीशन ऐड करके बन रही है। ये तो हमें क्वेश्चन में खुद देखना होता है ना कि कंडीशन ऐड करके बनेगी, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। हमें जो कंडीशन चाहिए वो हमें यहाँ से पता चली, दिस इम्प्लाइज दिस, वो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन से। और ये मुझे क्या बता रहा है कि मुझे a प्लस एफ बराबर चाहिए b प्लस ई के, और मैं अपनी कंडीशन, ये दोनों मुझे पता है। अब इन दोनों को ये मुझे सोचना है कि मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं कि मेरी ये कंडीशन बने। ऐसा नहीं है हमेशा ऐड करके बनेगी, क्या पता कभी सब्ट्रैक्ट करके बने, लेकिन यहाँ इस कंडीशन तक पहुंचना है ताकि मैं इंप्लाई करूं कि ट्रांजिटिव है। ऐसे याद नहीं करना कि इसको ऐड ही करना है या मल्टीप्लाई, वो जैसे हम अपनी कॉमन सेंस आज तक लगाते आए हैं, अगर लगाते आए हैं तो वैसे ही आगे भी लगानी है। ये एक रिलेशन का अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब अलग रिप्रेजेंटेशन है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने ये भी आपको पूरी डिटेल में करके दिखा दिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे। फिर भी एक बार आप वीडियो में इसको दोबारा से देखना, वीडियो में और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को आप बीच बीच में स्टॉप करके खुद भी देख सकते हो। इसका एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल नहीं है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल आपको करके दिखाया है, इसका एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको ये सीबीएसई सैंपल पेपर्स में मिल जाएगा। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आता है, पहले आया एक दो तीन साल पहले आया शायद, तो वो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर, अभी तो आप नहीं खरीदोगे, खैर 12th के एंड में खरीदोगे तो आपको तब मिल जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए भी मैंने आपको करा दिया, आप अपने नोट्स में इसको नोट करोगे, ठीक है। अब मैं मूव कर रहा हूँ फंक्शन। पहले मुझे ये बताओ, उसमें कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने अभी पिछले पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करा है? अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। अब आ गए हम फंक्शन पे। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। फंक्शन बेसिकली, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो 11th में भी हमने ये पढ़ा था। 11th में हम क्या कहते थे कि अगर कोई सेट ऐसे लिखा हुआ है 1,2, 2,3, 3,4, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है एंड सो ऑन, a, b टाइप के एलिमेंट्स है, तो जितना भी a के पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनकी जो सेट आएगा उसे बोलेंगे हम डोमेन। b की पॉसिबल वैल्यूज का जो सेट आएगा उसे हम बोलेंगे रेंज। ये हमने 11th में पढ़ा। मैं एक बार शुरू से फंक्शन स्टार्ट कर देता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। फंक्शन, एक रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? रिलेशन क्या था हमारे पास? कोई भी रूल, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी जो कि दो वेरिएबल्स को आपस में लिंक करे, वो हमारे पास क्या था? रिलेशन था। जैसे मैंने कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये एक रिलेशन है, x और y को आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये भी एक रिलेशन है, x और y को आपस में रिलेट कर रहे हैं। और ये दोनों आपको पता भी है, आप अगर ग्राफ देखो तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, आपने बनाया है। ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ होता है, ये भी आप लोगों ने बनाया है। दो पैराबोला आप लोगों ने पढ़ रखा है ना।
ये दोनों पैराबोलास आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है कि ये दोनों फंक्शन है कि नहीं, रिलेशन तो है ये दोनों फंक्शन है कि नहीं, हमें ये पता लगाना है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज गिवन टू कंडीशंस। दो कंडीशंस है। a relation is said to be a function if it satisfy दो कंडीशन बता रहा हूं कौन कौन सी। every x should get a y, हर x को y मिलना चाहिए। every x should get a unique y, यूनिक y मिलना चाहिए। यूनिक y का मतलब क्या है? हर x को एक ही y मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी x को एक से ज्यादा y मिल जाए। हर x को यूनिक y मतलब ओनली वन y, सिंगल y मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी x को दो y मिल जाए। जैसे आप इसमें देखो, अगर मैंने कहा इसमें x की वैल्यू 4 हो जाती है, मान लो x की वैल्यू 2 हो जाती है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। एक x को एक ही y मिला। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? +-2। अब इस x को दो y मिल गए हमें, तो एक x को अगर दो y मिल गए तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे थे? हर x को एक y मिलना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है, तो सेट A से सेट B कोई रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास। अब वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसको पता लगा रहे हैं हम। अभी हमारे पास सेट A से सेट B एक रिलेशन डिफाइंड, ठीक। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी होंगी x की, x1, x2, x3, x4, ऐसे ही y की होंगी, y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। तो पहली चीज उसने कहा एवरी x शुड गेट अ y। इसका मतलब कोई भी x खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी x खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी x खाली नहीं, हर x को कोई ना कोई इमेज जरूर मिलनी चाहिए। दूसरा उसने लिखा कि सबको एक एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो ये 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 सब दिखाई दे रहा है कि लिंक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? x2 का जो लिंक बना है वो y1 और y2 दोनों से बन गया है। इस वजह से हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? जब उसमें हर x को y मिलेगा। हर x को तो मिल रहा है, देखो। अब मैं आपको अलग अलग एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक ऐसी ये जो मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं मैपिंग्स। ये हमने 11th में पढ़ी है, मैपिंग्स कैसी होती है। मैपिंग का मतलब होता है x को y से लिंक कर दो। हालांकि ज्यादा यूज नहीं होता मैपिंग का, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है a b, और ये 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 एक मैपिंग बनी मेरे पास, ठीक है। एक और मैपिंग बना लेता हूँ। 1 2 3 a b, ये 1 इस पे गया, 2 इस पे गया, 2 इस पे भी गया, 3 इस पे गया, ऐसे बनी। ये मैपिंग बनी। अब अगर मैं 1 को देखूं, एक और मैपिंग बना रहा हूं। 1 2 3 a b, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं 1 को देखूं, मेरी कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन, दोनों कंडीशन याद रखो। हर x को y मिलना चाहिए, हर x को यूनिक y मिलना चाहिए। यूनिक मतलब एक y मिलना चाहिए। इसमें क्या हुआ? अब मुझे ये बताओ, ये रिलेशन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है? पहला केस, ये जो पहला केस बना है, चैट बॉक्स में मुझे तुम लिख के बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। काफी सारे बच्चों ने लिखा है कि फंक्शन है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने लिखा है कि नहीं है। तो ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन में मुझे क्या चाहिए था? हर x को y मिले। हर x को y मिला हुआ है,
मिला हुआ है, सारे एक्स की मैपिंग हुई हुई है, हर एक्स को यूनिक वाई मिले। 2 के लिए वाई की वैल्यू क्या आ रही है, बी, 2 तो वैल्यूज नहीं आ रही, एक ही आ रही है। 3 के लिए बी। हाँ, किसी वाई को अगर 2 एक्स मिल जाए उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो कंडीशन हमारे पास फंक्शन पे है वो दोनों कंडीशन है किस पे, एक्स पे। क्या कहता है वो कि एक तो सारे एक्स को बिजी रखना है आपको, कि सारे एक्स को कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि सबको एक ही वाई मिलना चाहिए, किसी भी एक्स को एक से ज्यादा वाई नहीं मिलने चाहिए। जैसे अगले एग्जांपल में इस 2 को देखो, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। इसका मतलब इस एक्स को 2 वाई मिल गए, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तीसरे में 1 को आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, और 1 को आउटपुट नहीं मिल रहा है तो एक्स खाली रह गए, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन कि हर एक्स को वाई मिलना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे सारे बिजी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, हर एक्स को अलग वाई मिलना चाहिए, कभी भी किसी भी एक्स को एक से ज्यादा वाई नहीं मिलने चाहिए। वाइसा वर्सा नहीं है, वाई को एक से ज्यादा एक्स मिल सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को एक से ज्यादा वाई मिलेंगे तो दिक्कत है। इसका मतलब अगर फोटो में ऐसा ग्रेटर देन का साइन बना, देखो इसमें कौन सा साइन बना है, ये ग्रेटर देन का, तो वो अलाउड है। अगर लेस देन का साइन बना, ऐसे बनता है लेस देन का साइन, तो वो अलाउड नहीं है। ये आपको मैंने +1 में भी शायद बताया था, अगर याद हो तो। ये इस तरह से हमने याद करा था कि लालची लोग होते हैं, ग्रेटर देन ज्यादा मिले तो एग्री कर जाते हैं, याद है उन्हें, और कम मिले तो एग्री नहीं करते हैं। तो ग्रेटर देन का साइन अलाउड होगा, लेस देन का साइन अलाउड नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, हालांकि ये सारा जितना मैं बता रहा हूँ ये 11th का पार्ट था, और कंपटीशन में भी पढ़ेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, लेकिन इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास। ठीक, अब हमें बेसिकली फंक्शन को अगर मुझे ग्राफिकली चेक करना हो, तो ग्राफिकली हम फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, हम अपने ग्राफ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। वर्टिकल लाइंस मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्स। अगर वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है, हर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम कह देते हैं फंक्शन है। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी मिली जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या हुआ, इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, मान लो ये एक्स था 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा वाई मिल गए, एक से ज्यादा वाई। अगर किसी एक्स को एक से ज्यादा वाई मिल गए, देखो अगर किसी एक्स को एक से ज्यादा वाई मिल गए तो हम क्या कहते थे, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि लेस देन का साइन मिल जाता था। तो एक एक्स को एक से ज्यादा वाई मिल गए तो हम कह देंगे फंक्शन नहीं है। तो ग्राफिकली फंक्शन की टेस्टिंग कैसे होती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन, अभी डाउट मत लिखो, डाउट का मौका बाद में दूंगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होगा, हम बहुत सारी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ पे। अगर सारी वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करके जा रही हैं तो हम कह देंगे वो फंक्शन है। अगर कोई भी एक लाइन ऐसी मिल गई जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करके जा रही है तो हम कह देंगे फंक्शन नहीं। इतना मेरे ख्याल से आपको फंक्शन में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो इस पेज पे डाउट है, अगर फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन के डेफिनेशन से रिलेटेड, तो लिख दो। मैपिंग में लेफ्ट में एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे वाई की वैल्यूज है, बिल्कुल सही लिखा है गौरव अरोड़ा। और कोई डाउट है किसी को तो लिख दो। चलो, तो हमें फंक्शन पता चल गया क्या है। अब फंक्शन तो चलो हमें पता चल गया क्या है, लेकिन एक्चुअल में हमें अब जो 12th वाले में है, हमें फंक्शन तो चाहिए नहीं खास, हमें चाहिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के लिए कैसे चेक कर रहे थे हम, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन है। पहला वन वन फंक्शन, दूसरा ऑन टू फंक्शन। ये दो टाइप के फंक्शन हमें पढ़ने हैं बेसिकली। हालांकि होते चार हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, लेकिन पढ़ने ये दो है, क्योंकि वन वन फंक्शन हमें पता चल जाएगा, बाद में हम ये कह देते हैं इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज मैनी वन, तो दूसरा अपने आप कवर हो जाता है।
ऐसे इसमें इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू तो हम कह देते हैं इनटू, तो दूसरा अपने आप कवर हो जाता है। वैसे होते 4 है, इनटू और मैनी वन भी होता है, मैनी वन, तो हम कह देते हैं अगर वन वन नहीं हुआ तो मैनी वन होगा, ऐसे ही अगर ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू होगा। इसलिए डिटेल में हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। ठीक, तो पहले वन वन, वन वन क्या है हमारे पास फंक्शन में, हम क्या कह रहे थे अभी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, अभी डेफिनेशन बताई थी मैंने कहा एवरी एक्स शुड गेट अ वाई, एवरी एक्स शुड गेट यूनिक वाई, हर एक्स को वाई मिलना चाहिए, हर एक्स को एक ही वाई मिलना चाहिए। जैसे इस एक्स को एक से ज्यादा वाई मिल गए थे तो हमने कहा था फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हर एक्स को वाई मिला था और दो एक्स को सेम वाई मिल गए थे, लेकिन मैंने कहा था वाई पे कोई कंडीशन नहीं है फंक्शन होने के लिए, कंडीशन किस पे थी, एक्स पे थी, सिर्फ इतना कहा था। अब से वन वन फंक्शन के लिए क्या होगा, हर एक्स को एक वाई मिलना चाहिए, हर एक्स को एक वाई मिलना चाहिए, एंड ऑल्सो हर वाई को एक एक्स मिलना चाहिए। हर भी हटा देता हूं क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है सभी को मिले, लेकिन वाई को मिलना चाहिए। तो इसमें एक एडिशनल कंडीशन और आ गई, वो क्या चाहता है कि जैसे हम लोग y को कह रहे थे कि y को x को एक y मिलना चाहिए, वैसे अब से आप x को भी कहोगे, y को भी कहोगे कि उसको भी एक ही x मिलना चाहिए। इसका मतलब अब अगर मैं मैपिंग बनाता हूं तो 1 2 3 a b c d, तो इसको 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 1 1 एक x एक y, ये मतलब है इसका। 1 1 का मतलब क्या है, एक x एक y के साथ, एक x एक y के साथ। तो फंक्शन हमें क्या कहता था, फंक्शन कहता था हर x को y दो, हर x को y दे दिया। वो कहता था हर x को यूनिक y दो, मतलब किसी भी x को एक से ज्यादा मत देना, किसी भी x को एक से ज्यादा नहीं दिया। और वन वन ने अपनी एक और कंडीशन कही, वन वन ने कहा कि किसी y को भी एक से ज्यादा x मत देना। तो हमने क्या करा, किसी भी y को एक से ज्यादा x नहीं दिया। हाँ, इसमें ये देखो एक खाली रह गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें खाली रहने से कोई दिक्कत नहीं है y के, क्योंकि इसने कहा है कि y को एक x मिलना चाहिए। हर मैंने देखो हर काट दिया था, क्योंकि हर y को मिले ना मिले ये नहीं कहा, जितनों भी y को मिल रहा है सबको एक मिलना चाहिए। एक से ज्यादा मिल गया किसी को, अगर ऐसा हो गया मेरे पास 1 2 3 a b c, ये अब क्या हुआ, इस y को एक से ज्यादा मिल गया, एक से ज्यादा मिल गया तो मैं कह दूंगा ये मेरे पास वन वन नहीं है, और वन वन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कि वो मैनी वन फंक्शन है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो वन वन फंक्शन क्या चाहता है, हमेशा वन वन फंक्शन हमारे से चाहता है कि आप सब y को भी एक x देना। वैसे तो जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो वो जो पिछली दो कंडीशन थी वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। वो दो कंडीशन क्या थी, कि हर x को y देना, हर x को एक ही y देना, वो हमने पिछले पेज पे पढ़ी थी, वो तो होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन होने के लिए वो चाहिए। वन वन ने क्या कहा, एक x को, वन x वन y, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसके घर का नाम इंजेक्टिव फंक्शन है, जैसे तुम्हारे स्कूल का घर का अलग अलग नाम होता है, ऐसे इसका वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये दो अलग अलग नाम है सेम चीज। इंजेक्टिव फंक्शन लिखाओ या फिर वन वन फंक्शन लिखाओ, वो सेम ही चीज है। ऐसे ही इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये अभी 2 मिनट बाद आएगा, इसको साइड पर रखते हैं, इस पे आ गए। तो मेरे ख्याल से आपको वन वन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। वन वन फंक्शन हमें क्या चाहता है, डेफिनेशन सिर्फ क्या है, वन वन फंक्शन चाहता है कि हर y को एक यूनिक प्री इमेज मिले। अब जैसे 2 की इमेज a है तो a की प्री इमेज 2 है, प्री इमेज मतलब जो x की वैल्यू थी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी y। तो अगर किसी भी y को एक से ज्यादा प्री इमेज मिल गई तो वो वन वन नहीं होगा, वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज मैनी वन फंक्शन। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो तुम्हें वन वन फंक्शन पता चल गया। अभी हम देखेंगे अब फंक्शन को हम वन वन प्रूव कैसे करेंगे। अभी हमें डेफिनेशन पता चली है वन वन की, अब फंक्शन को हम वन वन प्रूव कैसे करेंगे, कि अगर मुझे किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव करूंगा। ठीक है,
अभी ऑन टू पे मत आओ बेटा, ऑन टू मैंने अभी देखो छेड़ा भी नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल। अभी तुम ऑन टू के डाउट पूछने लग गए हो। अभी 1 1 पे है, सिर्फ 1 1 पढ़ा है हमने, और इतना पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो मैनी 1 होगा, बस इतना। अब 1 1 में कैसे 1 1 फंक्शन प्रूव कैसे करोगे? सीबीएसई वाला मेथड बता रहा हूँ, कंपटीशन वाला मेथड बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ सीबीएसई वाला बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जब इसका कंपटीशन पढ़ेंगे तो मैं आपको कंपटीशन वाले मेथड भी बताऊंगा, ठीक है? तो अभी इसको टू प्रूव 1 1, कोई फंक्शन हमें गिवन होगा और मान लो हमें प्रूव करने की जरूरत पड़ी कि वो फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 फंक्शन को प्रूव कैसे करना है? तुम करोगे लेट fx1 इक्वल्स टू fx2 से स्टार्ट करोगे। दिस मस्ट इम्प्लाई कि x1 इक्वल्स टू x2, ये तुम प्रूव करोगे। बीच की कहानी क्वेश्चन के थ्रू उठाओगे, यहां से स्टार्ट यहां पे पहुंचोगे। अब देखो ये कैसे प्रूव कर रहा है कि 1 1 है, इससे कैसे इंप्लाई कर पा रहे हैं कि हम 1 1 है? मैंने लिया ये x1, ये x2, ये fx1, ये fx2। इफ मैंने कहा इफ f(x1) इक्वल्स टू fx2 हो गया था, fx1 और fx2 आपस में बराबर हो गए थे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये फोटो कुछ ऐसे दिखने लगेगी, क्योंकि fx1 और fx2 बराबर होके चिपक गए आपस में, और बराबर होके चिपक गए तो फोटो ऐसे दिखेगी। अब अकॉर्डिंग टू 1 1 फंक्शन ये तो अलाउड नहीं है, ऐसी ग्रेटर देन का साइन अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी भी y को एक से ज्यादा x नहीं मिल सकते थे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में x1 और x2 को भी बराबर होना पड़ेगा। अगर x1 और x2 भी बराबर हो गए तो फोटो आपको ऐसी दिखने लगेगी, और ऐसी फोटो हमें अलाउड है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हमेशा, इफ मतलब हम कौन सा अपना ये यूज करेंगे स्टेटमेंट, if f of x1 equals to f of x2 then it must imply x1 और x2 बराबर है। किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो मैं लेके चल दूंगा let fx1 equals to fx2, कुछ कहानी करूंगा, उसके बाद प्रूव कर दूंगा कि x1 और x2 बराबर है। अगर x1 और x2 बराबर नहीं प्रूव कर पाया मैं, या fx1 fx2 बराबर हो गए पर उससे कंडीशन आ गई कि x1 x2 बराबर नहीं है, तो fx1 fx2 बराबर हो गए और उससे कंडीशन आ गई x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, तो फोटो ऐसी दिखने लगेगी। और फोटो ऐसी दिखेगी तो मैं क्या कह दूंगा कि फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। इस सर्कमस्टांसेस में फंक्शन 1 1 तभी हो सकता है जब x1 और x2 भी बराबर हो जाए। ये हमारे पास तरीका है 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन प्रूव करने का सीबीएसई में। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा इसका कि कैसे आ रहा है। ये 1 1 की थ्योरी हो गई पूरी। अब मैं आ गया ऑन टू पे, ठीक है? ऑन टू पे आने से पहले अगर अभी भी 1 1 से रिलेटेड कोई डाउट है तो बता दो मुझे। 1 1 प्रूव कैसे करना है इसका लॉजिक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, और लॉजिक अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो मैनी 1 फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो उसे मैनी 1 बोलेंगे। ऑन टू पे अभी आऊंगा, उसके बाद जो अर्नव ने डाउट पूछा है, अर्नव एक बार दोबारा लिखना बाद में जब मैं ऑन टू पढ़ा लूंगा, ठीक है? फिर बताऊंगा। अभी तक किसी ने, आयुष ने लिखा x इक्वल टू वाई स्क्वायर फंक्शन होगा या नहीं होगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर फंक्शन नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा आगे लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, हाँ फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम विद रिस्पेक्ट टू x ही बनाते हैं। मिस्टर रोनाल्डो ने पूछा है क्वेश्चन। रोनाल्डो बेटा नाम लिख के आओ तो आपका आंसर जरूर मिलेगा। वैसे आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, लेकिन रोनाल्डो को तो आंसर नहीं बताया जा सकता, तो आप नाम अपना करेक्ट करके फिर से ये क्वेश्चन पोस्ट करोगे तो आपको आंसर पक्का मिलेगा। हालांकि मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, उसने क्वेश्चन पूछा है कि 1 1 फंक्शन जो है वो ग्राफिकली कैसे पता लगाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट। ग्राफिकली जैसे फंक्शन के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट करा था, ये करा था ना वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या पता लगा रहे थे हम, किसी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा वाई तो नहीं आ रहे, ये पता लगा रहे थे। ऑन टू में हमें क्या पता लगाना है कि किसी y के कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा x तो नहीं आ रहे, तो इसमें मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल सही। तो अपने ग्राफ पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दूंगा, और अगर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस एक पॉइंट पे कट करके गई, मान लो ग्राफ मेरा ऐसा था कोई, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई है, इसका मतलब इस y को कितने x मिल रहे हैं, एक से ज्यादा, तो ये 1 1 नहीं होगा।
तो जैसे फंक्शन चेक करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे, वैसे ही ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। लेकिन ये सीबीएसई में नहीं कर सकते आप, सीबीएसई में यही करके आओगे जो मेथड है, इसलिए इसको नहीं बता रहा था अभी, लेकिन रोनाल्डो ने सही डाउट पूछा है तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर सीबीएसई में कर आए तो ये देखो बेटा, बदतमीजी कहीं भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, कोई मना थोड़ी ना करेगा, बस नंबर काट लेंगे टीचर। सीबीएसई में कर आए तो कराओ, कोई मना थोड़ी ना करता है कुछ भी करने से, उसको करने का परिणाम क्या होगा ये देखना पड़ता है बस, कोई मना ही नहीं है, आप कराओ। आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर दोगे, उसमें मूवी लिखाओ, मूवी क्या, टीचर को गाली लिखाओ, कोई कुछ करेगा थोड़ी, बस नंबर काट पाएगा आपके ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपकी मर्जी है। सीबीएसई में मैं इतना एडवाइस कर सकता हूँ कि करना मत, नंबर कट जाएंगे, बाकी कराओगे तो कोई क्या ही कर लेगा। हाँ, यमन ने लिखा है 1-1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बिल्कुल सही लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है क्या, अपने ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे बहुत सारी, अगर सभी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब हर y को एक x मिल रहा है, तो हम क्या कह देंगे उसको कि 1-1 है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो हम कह देंगे कि 1-1 नहीं है। ये हालांकि कॉम्पिटिशन का पार्ट है, ये हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे। अब मैं आ गया ऑन टू पे। मैनी वन बेटा, जब 1-1 नहीं हुआ तो मैनी वन हो जाएगा ना हर्षमान, अगर 1-1 नहीं है तो मैनी वन, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पे कट कर रही है तो उसको मैनी वन बोलोगे। मैनी वन का सिर्फ इतना ही वजूद है, मैनी वन अपने आप में कुछ नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन है बस। फिर रोनाल्डो आ गया, भाई नाम रख ले अपना। सर क्या ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, हाँ वो तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका ग्राफ बनाना है हमें, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है वो। चलो, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को प्यार से क्या बुलाते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन, ये डेफिनेशन भी है, ये चेक भी है, ये इसका प्रूफ भी है, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। पर अभी आपको कोडोमेन बता देता हूं, पहले मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, 1 2 3 4 ABCDE, ये एग्जांपल है मेरे पास, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे, ये एग्जांपल है, आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे कहीं कोई कहे डोमेन ऑफ फंक्शन बता दो, ये एफ फंक्शन है मान, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4, ये डोमेन है। कोई मुझे कहे को डोमेन बता दो, तो को डोमेन क्या होगी, ABCDE, ये को डोमेन है। कोई मुझे कहे रेंज ऑफ दिस फंक्शन बता दो, तो रेंज होगी ABD, ये रेंज है। डोमेन सारी एक्स की वैल्यूज जो इनपुट में गई है। कोडोमेन पूरा सेट बी, अगर फंक्शन डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी, ये सेट बी था इसमें, ये सेट ए था, तो पूरा सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन। और जो आउटपुट में मुझे वैल्यू मिली है, जब मैंने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला, बी, जब मैंने 2 इनपुट दिया आउटपुट मिला ए, जब मैंने 3 इनपुट दिया आउटपुट मिला ए, जब मैंने 4 इनपुट दिया आउटपुट मिला डी। तो ये सी और ई कभी भी आउटपुट में मिले नहीं है, तो अगर आउटपुट में नहीं मिले तो वो रेंज में नहीं आएंगे। रेंज का मतलब होता है हमारे पास आउटपुट, रेंज का मतलब क्या होता है हमारे पास, आउटपुट, कि आउटपुट में मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आई है, ये हमारा रेंज का मतलब होता है। तो हम क्या कहते हैं, यूज्ड वैल्यूज ऑफ कोडोमेन इज रेंज। यूज्ड वैल्यूज ए बी और डी, ये 3 वैल्यूज यूज हुई हैं, तो इन्हें क्या कह रहे हैं, रेंज। अब ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब है रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर होने का मतलब ये सारी वैल्यूज यूज हो जाए, और सारी वैल्यूज अगर यूज हो जाएंगी तो मैं क्या कह दूंगा, एवरी वाई शुड गेट एक्स, ये मेरे पास डेफिनेशन हो गई। अब ऑन टू फंक्शन क्या चाहता है कि हर y को x मिले। अब देखो एक एग्जांपल बनाता हूं,
1 2 3 A B, ये एग्जांपल बनाया मैंने। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास ऑन टू फंक्शन है कि नहीं? ये मेरे पास ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको और इसको दोनों y को x मिले, यूनिक मिले ऐसा नहीं चाहता। ऐसा कौन चाहता था? ऐसा चाहता था 1 1 1 1 क्या चाहता था? हर y को एक x मिले, एक से ज्यादा ना मिले, क्योंकि एक से ज्यादा मिल रहा था तो कैंसिल कर दिया था हमने, ये 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 चाहता था कि y को एक से ज्यादा x ना मिले, मतलब एक मिले, पर वो ये नहीं चाहता था कि सबको मिले, उसको खाली भी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनों को मिल रहा है एक मिलना चाहिए, ये 1 1 चाहता था। ऑन टू क्या चाहता है? ऑन टू चाहता है कि सबको मिले, चाहे 50 भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलना चाहिए, ये ऑन टू चाहता है। तो दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं। फिर से याद करो, ऑन टू क्या चाहता है? कि सबको मिले, कितने मिले इसको कोई मतलब नहीं है। 1 1 चाहता है एक एक मिले, कितनों को मिले इसको कोई मतलब नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं। ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये अलग प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, ये अलग प्रॉपर्टी से। ऑन टू चाहेगा कि सबको मिले, एक मिले, दो मिले, 10 मिले, 50 मिले, ऑन टू को कोई मतलब नहीं है। ऑन टू क्या चाहेगा? कि सबको मिले, सब y को x मिले, एक दो तीन चार कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो यूनिक नहीं लिखा मैंने, कितने भी मिले कोई दिक्कत नहीं। 1 1 क्या चाहेगा? 1 1 चाहेगा जितनों को भी मिल रहा है सबको एक मिले, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक से ज्यादा मिल गया तो नहीं होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। हाँ, खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है इसको। खाली रह जाए की दिक्कत किसकी है? ऑन टू की, क्योंकि ऑन टू चाहता था कि सबको मिलना चाहिए। 1 1 चाहता था जितनों को दे रहे हो एक एक दो, एक से ज्यादा मत दो, चाहे खाली छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज पे डील करते हैं। अगर किसी को 1 1 और ऑन टू में कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। अब एक चीज पहले सुन लो लिखने से पहले, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। वो कहेगा सेट ए से सेट बी डिफाइंड है, सेट ए और बी दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो कोडोमेन हमारे पास क्वेश्चन में होगी। और जो फंक्शन हमें दिया होगा उसकी रेंज हमें खुद निकालनी होगी। रेंज कैसे निकालते हैं ये कुछ कुछ आप लोगों को पता है, कुछ कुछ मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। रेंज होता है हमारे पास आउटपुट, रेंज हम निकालेंगे, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर दोनों बराबर आ गए तो मैं कह दूंगा फंक्शन ऑन टू है, अगर दोनों बराबर नहीं आए तो मैं कह दूंगा फंक्शन ऑन टू नहीं है। और 1 1 के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था। इतना कहानी अगर आपको समझ आ गई है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में लिख दो। अगर इतनी कहानी जितनी मैंने बोली है इसमें कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। बच्चे ने लिखा है एक एक करके। कोई ऑन टू फंक्शन मैनी वन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कोई भी फंक्शन 1 1 या मैनी वन में से कोई एक होगा, ऑन टू और इन टू में से। हाँ, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? इन टू। इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट इज इन टू। इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज मैनी वन। तो 1 1 और मैनी वन में से एक होगा, ऑन टू और इन टू में से भी एक होगा। अब ऑन टू के साथ 1 1 आ रहा है, मैनी वन के साथ ऑन टू आ रहा है, मैनी वन के साथ इन टू आ रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी के साथ आ सकता है। लेकिन इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में एलिमेंट अगर कोडोमेन से ज्यादा हो तो फंक्शन कैसे बनेगा? ऑलवेज मैनी वन होगा। बिल्कुल सही लिखा बेटा, होना ही पड़ेगा उसको मैनी वन। मेरे ख्याल से सब डाउट हो गए। ग्राफ ऑफ ऑन टू, ग्राफ ऑफ ऑन टू कुछ नहीं, ग्राफ ऑफ फंक्शन होता है बेटा। ग्राफिकली ऑन टू को सिर्फ ऑन टू को पता लगाने का एक ही तरीका है, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन क्वेश्चन में होगी, रेंज हम निकालेंगे। वो रेंज हम चाहे तो ग्राफ बना के भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। ग्राफ जितनी वाई एक्सिस को कवर करता है उतना उतनी ही उसकी रेंज होती है। जितनी एक्स एक्सिस को ग्राफ कवर करता है वो उसकी डोमेन होती है, जितनी वाई एक्सिस को ग्राफ कवर करता है वो उसकी रेंज होती है। ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे ये पूछ रहा है बालक। ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे? देखो इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी, रेंज हम निकालेंगे। अगर जो हमने रेंज निकाली वो कोडोमेन के बराबर आ जाएगी, हम कह देंगे कि ऑन टू है। अगर जो हमने रेंज निकाली कोडोमेन के बराबर नहीं आई तो हम कह देंगे कि ऑन टू नहीं है। अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, 1 1 ऑन टू प्रूव करके दिखाऊंगा।
लेकिन अभी जो डेफिनेशंस बताई है उसमें कोई डाउट हो तो लिखो। ऑन टू प्रूव करेंगे, कैसे बता दिया, प्रूफ ऑफ ऑन टू मैंने बता दिया। ऑन टू ग्राफ से प्रूव कैसे करेंगे, ग्राफ जितनी वाई एक्सिस को कवर करेगा वो उसकी रेंज आएगी, तो रेंज हमें पता चल जाएगी ग्राफ से, और कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे बता देंगे। नेक्स्ट, चलो किसी ने वो कोई डाउट नहीं लिखा है, अब चैट बॉक्स में मत लिखना, अब चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो 1 1 हमें पता चल गया क्या है, ऑन टू हमें पता चल गया क्या है। 1 1 का मतलब 1 1 चाहता है कि हर y को एक x मिले। देखो ये 1 2 3 4 A B C D, ये बताओ ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू में से क्या है, इनटू मैनी वन, मतलब हर कैटेगरी को चेक करके बताओ कि ये क्या है। ये फंक्शन बना रखा है मैंने, सेट ए से सेट बी, चारों कैटेगरी में से जो है वो बताना है। 1 1 ऑन टू में से कोई एक आएगा, मैनी वन और सॉरी 1 1 और मैनी वन में से कोई एक आएगा, इनटू और ऑन टू में से कोई एक आएगा, टोटल 2 कैटेगरीज आएंगी इसकी। तो ये हमारे पास है मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू, काफी सारे बच्चों ने सही लिखा है। मैनी वन क्यों, क्योंकि इसको एक से ज्यादा प्री इमेज मिल गई। इनटू क्यों, क्योंकि ये खाली रह गया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है ऐसे मैपिंग बनी हुई आए, मैपिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा मैपिंग ही बनी हुई आएगी। तो अब मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, मान लो मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, ये फंक्शन है हमारे पास, डिफाइंड है ऑल रियल टू ऑल रियल, f is defined from all real to all real, और y fx मतलब fx equals to y equals to लिखूं या fx, वही की बात होती है, fx equals to x into mod x। आपको पता लगाना है, अब चाहे ग्राफिकली पता लगाओ चाहे वैसे पता लगाओ, लेकिन आपको पता लगा के बताना है कि 1 1 on 2 many 1 into किस कैटेगरी में फॉल करता है। आंसर चैट बॉक्स में लिख देना। 9 बच्चों का ये अभी तक रिप्लाई आया है, बाकी 1 1 1 1 many 1 on 2 many 1 on 2 many 1 on 2 1 1 many 1 on 2, सबके आंसर अलग अलग है। चलो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, तो fx इक्वल्स टू x इंटू मॉड एक्स को डिफाइन करूंगा। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, इट इज x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, ऐसा ही बनेगा ना। x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्योंकि मॉड x पॉजिटिव में खुला, और माइनस x स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 क्योंकि मॉड x नेगेटिव में खुला। तो अगर इसका मैं ग्राफ देखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता था, वो वाला ग्राफ बनाना है जब x नेगेटिव है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है तो ग्राफिकली मैं कैसे देख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पे, एक ही पॉइंट पे, तो मैं क्या कह दूंगा 1 1 है, सही बात है। और दूसरी चीज ऑन टू के लिए रेंज, कितनी रेंज कवर कर रहा है ये कितनी रेंज कवर कर रहा है, कितनी वाई एक्सिस कवर हो रही है, पूरा ग्राफ पूरी वाई एक्सिस कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरी आ गई, और पूरी रेंज, और कोडोमेन देखो क्वेश्चन में गिवन थी, रेंज और कोडोमेन भी मैच कर गई, तो हम क्या कह देंगे, ऑन टू कह देंगे। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन सीबीएसई में तो ग्राफिकली नहीं देख सकते थे हम, हाँ ग्राफ आप बना सकते हो, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं लिख सकते कि जितना मैंने ऐसे इतनी आसानी से बता दिया। तो सीबीएसई में कैसे लिख के आना, ये मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये कवर हो गया, एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। एफ एक्स उसने मुझे दिया, मान लो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब ये वो फंक्शन है जिसका ग्राफ आपको अभी नहीं पता है, ये तो ग्राफ पता था, ग्राफ बना लिया, मान लो एक्सप्लेन कर लिया ग्राफ से, लेकिन ये तो अभी ग्राफ पता ही नहीं है। इसको हम ग्राफिकली ना करके कैसे करना होगा, जैसे अभी मैं बता रहा था। तो मुझे उसने कहा है फंक्शन जो डिफाइंड है वो है और a टू बी
जिसमें ए वो कह रहा है ऑल रियल एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 3 है और बी वो कह रहा है ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस सिंगलटन सेट 1 है। ये उसने क्वेश्चन दिया, उसने कहा एफ डिफाइंड है ए से लेके बी, जिसमें ए हमारे पास क्या है ऑल रियल एक्सेप्ट 3, बी हमारे पास क्या है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। एफ एक्स क्या है एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3। इसको आप चेक कर दो, प्रूव कर दो, कैसे भी दे सकता है कि पहले चेक कर दो 1 1 ऑन 2 है या नहीं एंड सो ऑन। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैं क्या लेके चलूंगा 1 1 के लिए, चेक फॉर 1 1, तो मैं क्या करूंगा fx1 इक्वल्स टू fx2 ले लूंगा। तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। fx1 इक्वल्स टू fx2 का यही मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या बनेगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो हमारे पास x1 x2 कैंसिल हो गया, 6 6 भी कैंसिल हो गया। अब ये इधर चला गया तो यहां से आ गया x1 इक्वल्स टू x2। x1 इक्वल्स टू x2, तो हम क्या लेके चले थे fx1 इक्वल्स टू fx2, यहां से हमने इंप्लाई करा दिया कि x1 इक्वल्स टू x2, हेंस हम क्या लिख देंगे फंक्शन एज 1 1। अब समझ आया, यही प्रोसेस मैंने उस टाइम आपको बताया था 1 1 प्रूव करने का। तो 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू के लिए क्या करना है, मुझे रेंज निकालनी है। रेंज मतलब y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या हो सकती है ये पता है। तो ये हमारे पास लीनियर बाय लीनियर है। लीनियर बाय लीनियर में आप रेंज कैसे निकालते हो, देखो ये प्रोसेस भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब देखो डोमेन में क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है ऑल रियल एक्सेप्ट 3, और ये 3 क्यों हटाया हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है 3 से, इसलिए x 3 वैल्यू नहीं ले सकता, इसलिए इसने ये लिखा है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे क्या करना है रेंज निकालने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर देना है। अभी क्या हुआ हुआ y इन टर्म्स ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस हुआ हुआ है। मैं रिवर्स कर दूंगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये लिखा, तो x वाली टर्म एक तरफ, xy माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2, x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2, x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ऐसा दिखाई दिया आपको x। अब x सारी रियल वैल्यू ले रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। अब अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, x डिफाइन होने के लिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, y शुड नॉट बी, क्योंकि y आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब y क्या वैल्यू ले सकता है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। अब अगर रिवर्स वाले फंक्शन को देखूं, इससे क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि y सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 1। इसका मतलब ये मेरी y की वैल्यूज आ गई, y बिलोंग्स टू दिस, और अगर y ये आ गया तो ये मेरी रेंज हो गई जो मैंने निकाली है। y की वैल्यूज को ही क्या कहते थे, रेंज। और ये कोडोमेन गिवन थी क्वेश्चन में, कोडोमेन। अब देखो जो रेंज हमने निकाली है और जो कोडोमेन हमने निकाली है, दोनों सेम आ गए। सेम आने से क्या लिख दूंगा मैं, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि मेरे पास रेंज बराबर आ गई है कोडोमेन के, और रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑन टू हो जाएगा। ये अब आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा एग्जांपल दिख रहा होगा सॉल्व। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ये एफ एक्स दिया हुआ था x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, एफ डिफाइंड था a से लेके b तक। ये और ये a और b दोनों सेट हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे। a सेट को हम डोमेन कहते हैं, b सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। 1 1 के लिए हमें क्या था, कैसे प्रूव करना है 1 1, ये तरीका है। fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चले, fx1 कौन होगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, यहाँ लिख दिया। fx2 कौन होगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, यहाँ लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सिंप्लीफाई करा, x1 बराबर x2 आ गया। तो fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर ये इंप्लाई कर रहा है कि x1 x2 बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाता था, 1 1। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, 1 1। अब यहाँ आ जाते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हमें क्या करना था, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ गई तो हम प्रूव कर देंगे कि वो
ऑन टू भी है। अब रेंज इस वाले फंक्शन में, ये देखो ये सबसे अलग फंक्शन है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये मान के चलो कि सबसे मुश्किल ही क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसकी रेंज आप लोगों को आती नहीं है। वैसे जो आपको फंक्शन दिए होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसकी रेंज आप बहुत इजीली बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो रेंज क्या आ गई 5 से लेके इंफिनिटी। ये तो हम बचपन से करते, ऐसे फंक्शन दिए होंगे ज्यादातर एनसीईआरटी में, तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हो, इसलिए मैंने इनको नहीं उठाया। ये वाला थोड़ा अलग है इसलिए मैंने इसको उठाया। तो y इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अब लीनियर बाय लीनियर, इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं वैसे, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल को। तो लीनियर बाय लीनियर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बना लोगे, जैसे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x था। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में जब हमने डिनोमिनेटर 0 करा, क्या आया 3, तो हमने कहा x सारी वैल्यू ले लेगा एक्सेप्ट 3, ये लिखा हुआ मिला हमें क्वेश्चन में। ऐसे ही जब मैंने रिवर्स कर दिया सारा प्रोसेस, एज x एज अ फंक्शन ऑफ y लिख दिया, तो मैं क्या कह दूंगा, y सारी वैल्यूज ले लेगा एक्सेप्ट 1। 1 क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ऑल रियल एक्सेप्ट 1, और यही मुझे क्वेश्चन में कोडोमेन की फॉर्म में गिवन थी। तो जो रेंज मैंने निकाली, जो कोडोमेन गिवन थी, वो दोनों बराबर आ गई। रेंज और कोडोमेन बराबर आने की वजह से फंक्शन को मैंने ऑन टू बोल दिया। तो ये हमारे पास प्रॉपर मेथड है सीबीएसई में प्रूव करने का। सीबीएसई में पहले आप 1 1 लिखोगे, इससे 6 7 लाइनें भरोगे, फिर ऑन टू लिखोगे, इससे 5 6 लाइनें भरोगे, टोटल मिला के 15 लाइनों तक पहुंचा दोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। 4 नंबर का आता है जनरली क्वेश्चन, और ये हम आगे इनवर्स निकालने में भी यूज करेंगे, फंक्शन का इनवर्स, वो लेकिन हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास का टाइम होने वाला है। अगर आज की क्लास में किसी को डाउट है 1 1 ऑन 2 में, आपको 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए ढंग से। क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 1.2 से पहले के एग्जाम्पल रीड करने हैं सारे, और एक्सरसाइज 1.2 अटेम्प्ट करनी है। जो भी डाउट आए मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कोशिश करूंगा साथ की साथ रिप्लाई कर दूं, या फिर मैं बाद में मतलब क्लास में करा दूंगा अगर सबके कॉमन डाउट हुए। अब अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो आज की क्लास में, अगर किसी को डाउट है तो, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन में ग्राफ के थ्रू ऑन टू दोबारा समझा दो, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ऑन टू का मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा, तो हमें क्या देखना है, रेंज। और रेंज क्या होती है, रेंज इज y एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर करेगा, अब ये मेरे को ग्राफ पता था, मैंने ग्राफ बना लिया, क्योंकि ये तो दोनों ग्राफ पैराबोला है, मुझे पता है। अब ये ग्राफ कितनी y एक्सिस कवर कर रहा है, देखो पॉजिटिव पूरी, नेगेटिव भी पूरी, तो पूरी y एक्सिस कवर कर रहा है। पूरी y एक्सिस का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जिसको हम प्यार से ऑल रियली कहते हैं। देखो वो चैट बॉक्स ओपन था, इस वजह से शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा है कि कितनी y एक्सिस कवर करेगा, मतलब ग्राफ से ऑन टू दोबारा बता दो। तो ग्राफ मैंने बनाया, रेंज का मतलब होता है जितनी y एक्सिस ग्राफ ने कवर करी, और ये ग्राफ कितनी y एक्सिस कवर कर रहा है, पूरी y एक्सिस कवर कर रहा है। पूरी का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसका मतलब ऑल रियल, और कोडोमेन जो गिवन थी वो भी क्या थी, ऑल रियल। तो दोनों चीजें सेम आ गई, तो हम कह देंगे ऑन टू। हालांकि फिर से बता रहा हूँ, सीबीएसई में ग्राफ यूज नहीं करोगे, ग्राफ कभी कभार कर सकते हो कि चलो 1 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ये डिफाइन कर दिया, ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, मिल जाएंगे। लेकिन जनरली आप ये जो मैंने मेथड करा है, इस मेथड को फॉलो करोगे इन केस ऑफ सीबीएसई। पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो वो डाउट आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स देख लूंगा मैं। चलो, किसी ने कोई डाउट नहीं लिखा है तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। तो अब क्लास आज की एंड करता हूँ।